गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। जो पिछले वीडियो थे उसमें भी हमने राज्य के बारे में चर्चा की थी, उसी को आज कंटिन्यू रखेंगे कि राज्य के बारे में अरस्तू के क्या विचार है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि राज्य की जब बात करते हैं तो ये माना जाता है कि राज्यों का जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण में अरस्तू का महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सर्वप्रथम अरस्तू ने ही राज्यों का जो वर्गीकरण है वो किया था और उसके आधार पर या उसके बाद ही राज्यों के वर्गीकरण या उसकी नींव पड़ी या उसके ऊपर चर्चा होना शुरू हुई कि राज्यों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। तो आज हम अरस्तू के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। अरस्तू का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर करता है। जो वर्गीकरण करने के जो अरस्तू ने जो राज्यों का वर्गीकरण किया है उसमें दो आधार लेता है। पहला लेता है संख्या के आधार पर। क्या लेता है? पहला संख्या के आधार पे, और दूसरा लेता है नैतिक आधार पे। क्या लेता है? नैतिक आधार पे। पहले बात करते हैं संख्या के आधार पे। तो संख्या के आधार पे वो तीन प्रकार के राज्यों की चर्चा करता है। संख्या के आधार पे वो तीन प्रकार के राज्यों की चर्चा करता है। कौन कौन से? यदि संख्या के आधार पे बात करते हैं कि एक व्यक्ति द्वारा शासन का जो होगा उसके बारे में बात करेगा, अल्पसंख्यकों के द्वारा जो शासन होगा उसके बारे में बात करेगा, और बहुसंख्यकों के आधार पर जो शासन होगा उसके बारे में वो बात करेगा। ये संख्या के आधार पर वो राज्यों का वर्गीकरण करता है कि एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो उसको कौन सी शासन प्रणाली कहेंगे, यदि अल्पसंख्यक शासन कर रहा है तो उसको कौन सी शासन प्रणाली कहेंगे, और यदि बहुसंख्यक शासन कर रहा है तो उसको कौन सी शासन प्रणाली कहेंगे। तो ये वो संख्या के आधार पर क्या कर रहा है? वर्गीकरण कर रहा है। और दूसरा वर्गीकरण करता है नैतिक आधार पर। नैतिक आधार पर वो जो तीन प्रकार की जो संख्या के आधार पर आपने विभाजन किया उसको विभाजित करता है। वो कहता है कि यदि जो नैतिक आधार पर यदि बात करते हैं कि यदि शासक अपने हित के लिए करता है तो वो भ्रष्ट रूप होगा, और यदि वो जनता के हित के लिए करता है तो वो शुद्ध रूप होगा राज्य का। वो कैसा रूप होगा? शुद्ध रूप होगा। तो अब चर्चा करते हैं कि शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर। देखो, संख्या के आधार पर एक व्यक्ति यदि शासन करता है और वो यदि स्वाभाविक रूप से शासन करता है या जनता के हित में शासन करता है एक व्यक्ति, तो वो कहलाएगा राजतंत्र। क्या कहलाएगा? राजतंत्र। यदि एक व्यक्ति का शासन है और वो जनता के हित में शासन करता है या सामान्य हित में शासन करता है या प्रजा को ध्यान में रखते हुए या जो धर्म या नैतिकता है उसको ध्यान में रखते हुए यदि शासन करता है तो वो क्या कहलाएगा? राजतंत्र। और यदि वो स्वयं के हित में शासन करता है, वो खुद के हित को सबसे ऊपर रखता है, जनता की कोई परवाह नहीं हो, खुद का जो भंडार है वो भरने की कोशिश करता है, तो वो क्या कहलाता है? निरंकुश तंत्र कहलाता है। एक व्यक्ति शासन कर रहा है दोनों जगह शासन कौन कर रहा है? एक व्यक्ति ही शासन कर रहा है। लेकिन शुद्ध रूप कब होगा वो? यदि वो जनता के हित में कार्य करता है, यदि वो धर्म के अनुसार कार्य करता है, यदि वो नैतिकता के अनुसार कार्य करता है, जो रीति है उसके अनुसार कार्य करता है, तो वो कहलाएगा राजतंत्र। वो शुद्ध रूप है कि वो अच्छा शासन है, वो जनता के हित में कार्य करता है और वो जनता के लिए उपयोगी है। और वही व्यक्ति यदि भ्रष्ट होता है, यदि जनता के विपक्ष में जाते हुए कार्य करता है या स्वयं के हित में कार्य करता है, तो वो कौन सा तंत्र कहलाता है? निरंकुश तंत्र। तो एक व्यक्ति के आधार पर इसने विभाजन दो प्रकार से कर दिया, एक स्वहित के आधार पर और एक जनता के हित के आधार पर। जनता के हित की बात करता है तो राजतंत्र है, और यदि स्वहित की बात करता है तो वो कौन सा कहलाएगा? निरंकुश तंत्र। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब ये हुआ कि जो छोटा सा समूह होगा, शासन वर्ग, जो शासन करने वाला जो समूह होगा वो एक छोटा सा वर्ग होगा, जो एलिट क्लास होगा। कैसा क्लास होगा? एलिट क्लास होगा। जो कुलीन व्यक्ति होंगे वो शासन करते हैं। कि कुछ एक छोटा सा समूह होता है, 15-20 लोगों का समूह होता है, वो संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था संभालता है। यदि वो शासन व्यवस्था जनता के हित में करते हैं, जनता के हित में यदि शासन करते हैं या जनता को आगे ले जाने के लिए कार्य करते हैं या नैतिकता के आधार पर कार्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कुलीन तंत्र। और इसी प्रकार यदि वो अपने हित में कार्य करने लग गए, वो अपना विकास करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर सोचते हैं, तो वो कौन सा तंत्र कहलाएगा? वो कौन सा तंत्र कहलाएगा? वर्ग तंत्र या धनिक तंत्र।
कि वो अपने आप को धनी बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो कौन सा तंत्र कहला रहा है? धनिक तंत्र। तो समझ में आ गया। यदि अल्पसंख्यक यानी कि एक छोटा सा समूह जब शासन करता है, वो जनता के हित में कार्य करता है तो कुलीन तंत्र, और वो स्वयं के हित में कार्य करता है तो धनिक तंत्र। इसी प्रकार बहुसंख्यक की बात करते हैं। जो तीसरा जो संख्या के आधार पर अरस्तु बताता है कि बहुसंख्यकों का जो शासन होगा वो कैसे होगा। यदि बहुसंख्यकों का शासन जनता के हित में होता है या संविधान के अनुसार होता है, किसके अनुसार? संविधान के अनुसार होता है या जनता के हित में होता है, जनता के लिए कार्य करती है, तो वो कौन सा कहलाता है? संवैधानिक तंत्र। कैसे कहलाता है वो? संवैधानिक तंत्र। इसको सबसे श्रेष्ठ शासन मानता है अरस्तु कि यदि संविधान के अनुसार यानी कि विधि और कानून के अनुसार यदि शासन का संचालन हो रहा है तो वो सबसे बेस्ट शासन है। उसको क्या कहता है? संवैधानिक तंत्र कहता है, जिसमें जो शासन करने वाली होती है वो बहुसंख्यक जनता होती है। उसमें शासन करने वाली कौन सी जनता होती है? बहुसंख्यक जनता होती है जो शासन करती है। और इसी प्रकार यदि वो शासन, बहुसंख्यक जो जनता शासन कर रही है, वो यदि उसका भ्रष्ट रूप है, कैसा रूप है? उसका भ्रष्ट रूप है, तो क्या कहलाएगा? भीड़ तंत्र। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं कि जो शुद्ध रूप होगा, शुद्ध रूप कौन कौन से है? 3 शुद्ध रूप है और 3 निकृष्ट रूप है या भ्रष्ट रूप है। 3 शुद्ध रूप कौन कौन से है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र। ये तीनों के क्या है? शुद्ध रूप है, जिसकी चर्चा अरस्तु करता है कि नैतिक आधार पर कहता है कि ये नैतिक आधार पर कैसे शुद्ध है। और जो निकृष्ट है, जो भ्रष्ट है, वो कैसे? 3 शासन प्रणाली कौन कौन सी है? निरंकुश तंत्र, वृक्क तंत्र या भीड़ तंत्र। सॉरी, निरंकुश तंत्र, वृक्क तंत्र और भीड़ तंत्र। ये 3 शासन प्रणाली कैसी है? भ्रष्ट है, निकृष्ट है। इनकी शासन प्रणाली कब आती है? जब ये अपने हित में कार्य करते हैं शासक, तब ये प्रणाली आती है। तो अरस्तु ने सबसे पहले ये वर्गीकरण किया था। अब वर्गीकरण किया था तो लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। कुछ जो विचारक है, जो आधुनिक विचारक है, वो आलोचना करते हैं कि अरस्तु ने जो राज्यों का जो वर्गीकरण किया है वो राज्यों का वर्गीकरण ना होकर सरकारों का वर्गीकरण है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो राज्य का वर्गीकरण ना होकर किसका वर्गीकरण है? सरकारों का वर्गीकरण है। कि आप आज पढ़ते हो लोकतंत्र है, निरंकुश तंत्र है, भीड़ तंत्र है, आप राजतंत्र है, आप चर्चा करते हो। ये क्या है? शासन की प्रणालियाँ है कि शासन के रूप है, ये सरकार के रूप है, ना कि राज्य के रूप है। धन्यवाद।